हेलो स्टूडेंट। क्लास सिक्स्थ विज्ञान में हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अ, इसका जो इंट्रोडक्शन था वो कर लिया था। मानव शरीर एवं इसकी गतियों के बारे में हम पढ़ रहे थे, और इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो हमने पढ़ लिया था। आगे इस चैप्टर में हमको दो प्रकार की संधियाँ, कंदुक खलिका संधि, पहली संधि कंदुक खलिका संधि के बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए क्रियाकलाप 2 को हम पढ़ते हैं आगे। कागज की एक पट्टी को एक बेलन के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसे कि चित्र 8.2 में दर्शाया गया है। आप कागज के बेलन चित्र 8.2 में दर्शाया गया है को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग के द्वारा प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। देखिए, कंदुक जो कंदुक खलिका जो संधि है वो इस चित्र में बताई गई है। चित्र 8.3 चित्र 8.3 जो है, इसमें कंदुक खलिका संधि के द्वारा बताया गया। इसमें ये चारों ओर हर ओर गति कर सकती है, हर ओर मुड़ सकती है। क्लियर। आगे हम पढ़ते हैं दुराग्र संधि। दुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि दुराग्र संधि है। जो हमारा जो गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली जो संधि होती है उसको बोला जाता है दुराग्र संधि। क्या बोला जाता है उसको? दुराग्र संधि बोला जाता है। क्लियर है। अब चित्र 8.4 इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। तो अब ये जो दुराग्र संधि जो है, यहाँ पर ये जो हमारी गर्दन है और ये हमारा सिर है, इसको जॉइंट, जहाँ पर जो जॉइंट है उसको बोलते हैं अपन दुराग्र संधि। देखिए, जो गर्दन जो होती है या तो इस साइड या इस साइड, दोनों, ये चारों ओर नहीं मुड़ सकती। लेकिन दुराग्र संधि क्या होती है? चारों ओर मुड़ सकती है इस प्रकार से। लेकिन हमारी गर्दन जो है वो इस प्रकार से नहीं घूम सकती। दोनों में अंतर है। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं अपन हिज संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। ठीक है। जब हमारे घर में जो दरवाजे होते हैं उनको हम आगे पीछे करते हैं तो यह क्या करता है? दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। जो कब्जे होते हैं दरवाजे के पीछे जो लगे होते हैं कब्जे, वो यही करते हैं। क्रियाकलाप 3 को पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 3 जो है, कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन बनाइए, जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। इस प्रकार से आपको कागज का एक मोटा गत्ता तैयार करना है और कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार की गति करता है? यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है? हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी में इसी प्रकार की गति देखी थी। तो इसमें देखते हैं हम, जो हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है। लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। जो हिंज जो है वो केवल और केवल कौन सी दिशा में? केवल और केवल एक ही दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज संधि होती है। जो हमारी जो कोहनी होती है, कोहनी, ये जो जॉइंट होता है, यहाँ दिख रहा है ना, घुटने की हिंज संधि, घुटने में भी हिंज संधि होती है और
कहाँ कहाँ होती है? घुटने में होती है और कोहनी में भी हिंज संधि होती है। बात क्लियर है? क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? देखिए घुटना जो है, ये जो कोहनी होती है हमारी, इसमें आपको समझा दूं मैं, ये हाथ है और यहाँ से ये कोहनी, ये केवल और केवल इसी साइड मुड़ सकती है, ये उस साइड नहीं जा सकती। यहाँ से ये जो संधि है, ये संधि एक ही इसी दिशा में घुमा सकते हैं हम हाथ को, है ना, उधर नहीं जा सकता। यही क्या है? हिंज संधि, केवल और केवल एक ही दिशा में गति करती है। आगे पढ़ते हैं अचल संधि। अचल संधि हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। ये संधियां हिल नहीं सकती, मतलब कि गति नहीं कर सकती, वो संधियां कैसी? अचल, जो चल नहीं सकती, वो संधियां कौन सी? अचल संधि कहलाती है। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। जब अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए, क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? हमारा जो शरीर होता है, हमारा जो शरीर होता है वो किस प्रकार से बना हुआ है, और उसकी आकृति जो है, हमारे शरीर की जो आकृति है वो किस प्रकार से संभव है बन पाना, इसको हम आगे पढ़ते हैं। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः आपको क्या करना पड़ेगा? गुड़िया को एक आकृति प्रदान करना पड़ेगा, एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा कि भाई इस प्रकार की हमको गुड़िया चाहिए। ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को बोलते हैं कंकाल। जो हमारे शरीर का जो ढांचा होता है उस ढांचे को क्या बोलते हैं? हम कंकाल। बात क्लियर है? अब हम आगे पढ़ते हैं। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? हम विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। देखिए यहाँ पर ये जो चित्र बना हुआ है मानव कंकाल, यहाँ पर ये जो सारी ही संधियाँ इसी के अंदर है। पूरा जो हमारे शरीर का, जिसको हमने अभी बोला ढांचा, ये पूरा हमारे शरीर का क्या है? ढांचा है। इसको बोला जाता है कंकाल। क्या कहा जाता है? कंकाल। देखिए यहाँ पर कलाई की संधि, कोहनी की संधि, धुराग्र संधि जो गर्दन और सिर को जोड़ती है, घुटने की संधि, ये जो हिंज संधि है, कोहनी की भी हिंज संधि, इस प्रकार की संधियाँ हमने सभी प्रकार की संधियाँ यहाँ पर पढ़ ली है। अब आगे पढ़ते हैं अपन टखने एवं घुटने की संधियों के एक्सरे चित्र। और जब हम संधियों के, जब आपको कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है तो आप क्या करते हो? उसका एक्सरा लेते हो कि डॉक्टर क्या करता है? एक्सरा देखता है। तो एक्सरे देखने पर पता चलता है कि भाई इसकी संधि जो है, जॉइंट जो है, जॉइंट में कुछ हुआ है, तो फिर वो उस हिसाब से उपचार करता है। तो एक्सरे चित्र जो है ये इसका घुटने, टखने एवं घुटने की संधियों का एक्सरे चित्र दिया हुआ है आपकी बुक में। तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों की हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। मैंने बताया ना, एक्सरे चित्र से हमको क्या पता चलता है भाई? शरीर की आकृति का पता चलता है कि कौन सा ढांचा किस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग अथवा हाथ पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएं। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र से तुलना करें। एक्सरे चित्र से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपनी उंगलियों को मोड़िए। अब देखिए आपकी जो उंगलियां हैं, ये जो उंगलियों का चित्र दिया हुआ है, मैंने इस एक्सरे चित्र के बारे में आपको पहले भी समझा दिया था और अभी बुक में से भी आपको करवाया है। अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ पर जो भी संधि स्थल दी हुई है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इनको मोड़ सकते हैं।
आपकी मध्यमा, मध्यमा होती है आपकी बीच वाली उंगली, ये जो है ना, ये एक मिनट, ये जो उंगली है ये मध्यमा है, ठीक है, बिल्कुल मध्य में स्थित उंगली है। आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए, क्या हम इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है, छोटी अस्थियों से बनी है, जिसमें कार्पेल, जिन्हें क्या बोलते हैं, कार्पेल कहते हैं। ये जो आपकी कलाई है, जो हथेली है, पूरी उंगलियां वगैरह सभी जो है, ये छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है, जिनको क्या बोलते हैं हम, कार्पेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पेल। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती है तो क्या होता? एक ही अस्थि होती तो केवल और केवल हम हथेली की मुट्ठी जो हम कर बांधते हैं, हम जो मुट्ठी जो बांधते हैं वो नहीं हो सकती, किसी वस्तु को हम पकड़ नहीं पाते, है ना, हम लिख नहीं पाते, ये आदि सारी चीज़ें असंभव हो जाती। क्रियाकलाप 4 को हम पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 4 में दिया हुआ है हमको, जैसे गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए, अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए, जिससे पसलियां को आप गिन सकते हैं। गिन लीजिए। चित्र 8.10 को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। चित्र 8.10 अब देखिए आपके शरीर के अंदर की बात, जो आपके जो श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र में जो आपका पसली का जो सिस्टम है, जो ये जो पसलियों का चित्र बना हुआ है, पसली पिंजर जिसको कहा जाता है, इसकी बात हो रही है। जब आपको आपकी जो वक्ष है, यहाँ पर जब आप हाथ लगाओगे तो आप इनका अनुभव कुछ हद तक तो बाहर से भी कर सकते हो। जब आपका एक्सरे या एमआरआई होती है तो वहाँ पर आपका क्लियर चित्र आ जाता है कि पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई है। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पंजर बोलते हैं। ये शंकु रूपी जो बना हुआ है बक्सा, इसको बोलते हैं पसली पंजर। हमारे शरीर वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती है, और वक्ष के दोनों तरफ कितनी पसलियाँ होती है भाई? 12 पसलियाँ होती है। कितनी पसलियाँ होती है? 12। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की उंगली या छूने को कहिए, क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अब मेरुदंड की बात आएगी। अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। देखिए, गर्दन से लेकर उसकी पीठ तक हम जाएंगे तो एक इस प्रकार से एक पूरी जो जिसको बोलते हैं हम रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं, ये पूरी की क्या है? मेरुदंड। ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है, जिसे कशेरुका कहते हैं। ये बहुत सारी छोटी छोटी अस्थियों से बना है, जिसको क्या बोलते हैं? कशेरुका बोलते हैं। कशेरुकाओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना हो, यदि मेरुदंड एक ही अस्थि का बना हो तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता है? नहीं झुक पाएगा, क्योंकि जब आपका मित्र इस प्रकार से खड़ा होकर यूं झुकेगा तो उसकी ये जो शेप आएगा, ये वक्र वाला, ये जो घुमाव आएगा शरीर में, ये किसके कारण संभव हो पाया है? केवल और केवल ये जो छोटी छोटी अस्थियों का जो बना हुआ है ना शरीर उसका, ये जो मेरुदंड है, ये छोटी छोटी अस्थियों का बना हुआ है, इसी से संभव हो पा रहा है। अगर इस प्रकार का छोटी छोटी से, तो ये जो वक्र जो मुड़ेगा, ऐसे सीधा खड़ा हुआ है आपका मित्र और इस प्रकार से यूँ मुड़ेगा, तो वो संभव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक अकेली अस्थि का मुड़ पाना संभव नहीं हो पाता। तो यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता है? नहीं झुक सकता, बिल्कुल नहीं झुक सकता। ठीक है। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। इससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करें। क्या आपको उसके कंधे के समीप 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है? देखिए, जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हो तो आपकी मान लो कंधे के समीप जो अस्थियां हैं, जो आपके हाथ, वो क्या हो फूल जाती है। वो क्या हो जाती है? फूल जाती है। उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं, इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कंधे की अस्थियां कहते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए चित्र 8.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। संरचना का श्रोणीय अस्थियां, यह संरचना श्रोणीय अस्थियां है और
ये जो कंधे की जो अस्थियां हैं इनको बोलते हैं श्रोणीय अस्थियां। क्लियर। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा होता है जिसके सहारे आप बैठते हैं। आपकी अब आप मानव खोपड़ी की बात करते हैं। मानव खोपड़ी में क्या होता है, तो खोपड़ी जो है आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग है। मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। इसका काम क्या है खोपड़ी का, कि यह मस्तिष्क को चारों ओर से घेरे रखती है और उसकी क्या करती है, उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी है जो हड्डियों के जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है। उन्हें बोलते हैं उपास्थि। क्या बोलते हैं? उपास्थि। जैसे कान है ना, अभी आगे आएगा आपका। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सकता है? ऐसा प्रतीत होता है जिसमें इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको उंगली के बीच दबाने पर कर्णपाल एवं उनके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है? ये उपाधि शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाइए। आपको क्या करना है, आपको आपकी कॉपी में कंकाल का जो चित्र आपकी बुक में बना हुआ है, ये बुक में आपका चित्र नंबर जो है 8.10 तो पसली पिंजर है, मानव कंकाल चित्र 8.7 को बनाना है। क्लियर। तो आज की क्लास में हम यहीं एंड करेंगे इसको। इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। आप पढ़ते रहिए, साथ में इसके पीछे के क्वेश्चन आंसर भी आप करते रहिए। जो जो आपको आता है वो आप कीजिए, जो नहीं आएगा वो मैं आपको क्लास में जब अगले जो क्लास होगी उसमें बताया जाएगा। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू।